चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। और आप सभी का दिन शुभ हो। चलते ही स्टार्ट करते हैं सुबह की। सभी को राम राम। चलिए, तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी जो कि वरचक, और यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी की आपकी क्लास है। और आपके पूरे के पूरे 80 प्रश्न आपके सॉल्व कराए जाते हैं सुबह 7:30 बजे। ठीक है, एक क्लास सुबह 7:30 बजे चलती है और पूरे के पूरे प्रश्न एक ही क्लास में आपके कंप्लीट कराते हैं। देखो, पूरे पूरे 80 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सभी लोग आ गए होंगे। चलिए, तो देखो यहाँ पर आपके गद्यांश दिया है। गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं कि गद्यांश क्या होगा ना कि आपके पास ऑफलाइन पेपर होगा, तो ऑफलाइन पेपर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय पत्र एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है। जो पिछला एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2018 वाले में, वो आपका क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजे जाए तो उसे क्या कहते हैं। चलिए, ऑप्शन डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी है ना, जब भी कोई क्या हो, एक जगह से अनेक जगह आपके भेजे जाए। जैसे मान लीजिए कि कॉल लेटर होते हैं ना, जैसे जॉब लग जाती है भी एक साथ बुलाया जाता है, तो ऐसे आपके परिपत्र ही कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए, 7 का जवाब देना है। 7 का जवाब दीजिएगा। 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। इन्हें बोलते हैं हम लोग अर्धशासकीय पत्र। क्या बोलते हैं? अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो देख सकते हैं कि जब आप अपने अध्यापक अर्थात अपने स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं, अभिवादन के रूप में जब लिख देते हैं तो नीचे आप लिखा करते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, कौन? रसगुल्ला। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य फलाने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। यहां पर जैसे आप पत्र लिख रहे हैं और मेन पॉइंट जो आपका होता है उसके पूरे का 1/3। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। 1/3 अर्थात कह सकते हैं कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर 10 का जवाब दीजिएगा कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। चलिए, 10 का जवाब ए आ रहा है। 10 का जवाब ए आ रहा है, तो देख लेते हैं कि सभी का जवाब सही है। जी हाँ, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। हिंदी में ध्वनियां होती हैं कितनी? 2 होती हैं, है ना। कितनी होती हैं? होती हैं 2 होती हैं, स्वर और आपका व्यंजन। क्लियर है। अगला पूछा गया है, कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। 11 का जवाब दीजिएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब यहाँ पर बी आ रहे हैं। तो बी आ रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर सभी का बी ही आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, आपने सही पहचाना है। क्योंकि मात्रा के हिसाब से पूछा है, हमने आपको बताया होगा कि जो आपके होता है एक होता है ना, मतलब फिर आपका डबल कह सकते हैं कि लघु, और आप कह सकते हैं दीर्घ और आपका प्लुत, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 12 का जवाब क्या बनेगा। चलिए, 12 का जवाब देना है। तो जीवा के आधार पर तो देखो जीभ होती है, ये जीभ हो गई। अब जीभ में क्या होता है, कुछ स्वर आपके अग्रभाग से निकलते हैं, कुछ स्वर मध्य भाग से निकलते हैं, और कुछ स्वर कहां से निकलते हैं, पश्च भाग से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कह रहा है दया। दया आपका दिया गया है तो कैसी है। माया कैसी है। आभाषा कैसी है। आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, आभार। आभार आपका पुल्लिंग है, माया नहीं होगा भाई, माया नहीं होगा। माया कैसी है ना, तो आप ऐसे बोलेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी आभार हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपसे पूछा है, कह रहा है आशा। कह रहा है आपसे आशा दिया है, औफ दिया, कष्ट दिया है, क्षमा दिया है, सेना दिया है। तो आशा करती हूं, इसका इतनी होगा तो कष्ट, है ना, ऑप्शन बी बनेगा। कष्ट जो आपका कष्ट है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपका सभी का सही है। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा, बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, सदानंद का संधिविच्छेद कीजिए। सदानंद का संधिविच्छेद आपसे पूछा है, सदानंद का संधिविच्छेद क्या बनेगा। चलिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका बन जाएगा सत धनानंद। याद रखिए, व्यंजन संधि में एक रूल होता है ना, जिसमें सिद्धा का परिवर्तन का में हो जाता है, तो हो जाएगा सत धन आनंद। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है।
पुस्तक धन आलय क्या होता है भाई, क्या होता है, पुस्तक धन आलय होता है, पुस्तक धन आलय होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 17 का ऑप्शन ए बनेगा, दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की बात किया है तो आपका दिया गया है ग्रह कैसा है, मतलब घर कैसा है, चंदन पत्ता, और आपका सभा कैसी है, सभा 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 लगी है, सभा कैसी है, किसी प्रकार कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभा। सभा जो आपकी है कैसी है, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देख लेते हैं। कह रहा है विवाद कैसा है, सार कैसा है, रूप कैसा है, आय कैसी है। तो आय क्या होती है, इनकम कैसी होती है, तो आप देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग कौन सी हो गई, डी हो गई, यहाँ पर आपका आय हो जाएगा। अगला पूछा गया है अभिधन उदय की संधि कीजिए, अभिधन उदय, अभिधन उदय पूछा गया है, अभिधन उदय पूछा गया है, तो आपका भा जो आपका है वो आधा हो जाएगा, और आपके यहाँ पर यू में जो आपका हो जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय जो आपका है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। और या में आधा शब्द लगा है, इसका मतलब है साफ आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपकी यण संधि आपकी हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अभ्युदय यण संधि, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला पूछा गया है यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव में समास कौन सा है, यथा संभव में, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो यहाँ पर यथा संभव, यथा संभव में आपका यथा क्या है, यथा क्या है, यथा एक अव्यय है, क्यों, क्योंकि संभव शब्द एक मूल शब्द हो गया, तो यथा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, अव्यय हो जाएगा। अव्यय ही उपसर्ग होता है, उपसर्गी आपका क्या होता है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जब भी किसी भी समास का पहला पद प्रधान होता है वो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, चलिए यहाँ पर जवाब देना, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। चलिए कुछ जो जवाब लोगों के बी आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब बी आ रहे हैं, तो देख लेते हैं कि आप लोगों का जवाब बी सही होगा। चलिए देख लेते हैं, तो आप बताइए अगर आपका बड़ी ई आ रहा है तो जिंदग, क्या बताइए कि ये बताइए इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है ना, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, ये तो आपका होगा नहीं। अब आपके पास दिया है, अगर आप सी लगा रहे हैं तो देखिए जिंद, जिंद और फिर जिन, जिन फिर दगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो जिंद मतलब गी जो आपका है, इसका आपका हो जाए जिंद, जिंद तो नाम सुने ना, इसका मतलब जिंद एक अर्थ निकल कर आएगा, तो इसका बाद में निकलेगा गी, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गी प्रत्यय आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द निकलना अनिवार्य है, मूल शब्द नहीं निकलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ना। तो मूल शब्द आपका जिंद है और फिर गी है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, और हमने बताया था तत्सम शब्द में क्या होता है, रा लगा होता है, चाहे रा ये वाला आपका नीचे हो ऋषि वाला, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे ये वाला हो, है ना। तो यहाँ पर देखो किसमें लगा है, प्रिय, है ना, प्रिय लिखा है, प्रिय मतलब इसका जो आपका तद्भव बनता है पिया बनता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा तत्सम पूछा गया है, तत्सम, ठीक है। चलिए और अगला पूछा गया है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो गुरुदेव हो गया, ये महेश्वर हो गया, ये जो भी होते हैं हमेशा किसमें होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, जिसमें से विशेष विशेषण होता है या उपमेय उपमान की बात होती है, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज आपसे पूछा है तो आप जवाब बिल्कुल आसानी से देंगे, मात्र 1 सेकंड में दे सकते हैं। रिक्शा है जापानी, कैसा है, रिक्शा है जापानी, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रिक्शा है जापानी, तो जवाब आपका ए हो जाएगा, ये विदेशज है, ठीक है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो देख लेते हैं, तत्सम नहीं है, वचन दिया है तो आपका तत्सम है, सलाका भी तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है, दिया है 4 तो 4 भी तत्सम नहीं होगा, क्योंकि इसका बनता है चत्वारी, क्या बनता है, चत्वारी बनता है, इस कारण से ऑप्शन डी ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका बनेगा अधिधन अच्छ, अर्थात कह सकते हैं अधि निकलेगा, और अधि जहां पर दिया गया है ए नंबर में ही हो जाएगा, ठीक है, अधि आपका ए नंबर में आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है। अब ये गाय के नाम किया है तो आपके दिमाग में आ गया गाय तो बहुत होती हैं, गाय जब बहुत होती हैं तो यहां पर कह सकते हैं क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आपका व्यक्तिवाचक दिया है, जातिवाचक दिया है, भाववाचक दिया है और द्रव्यवाचक, तो आप जवाब देंगे यहाँ पर बी, या आप जवाब देंगे बी, यहाँ पर आपका जातिवाचक, क्या बोलेंगे, जातिवाचक बोलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। अब पर्सनल फलाने की गाय तो नहीं बोल दिया है कि उनकी गाय काली है डेकाने की, है ना, तो अगर उसकी बात करते तो व्यक्तिगत हो जाता, लेकिन यहाँ पर गाय में तो सभी आ जाती है, अर्थात जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाव को प्रकट करने वाली संज्ञा कौन सी है। दिल्ली दिया है, लड़का दिया है, मोहन दिया, और आपका बीमारी, बीमारी जो आपका है ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका भी जवाब डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपकी बीमारी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है संग्राम में उपसर्ग कौन सा है, संग्राम में उपसर्ग बताइएगा, संग्राम में उपसर्ग, तो यहां पर बनेगा सम, क्या बनेगा सम, लेकिन कौन सा, मां आधा शब्द निकलेगा, मां आधा, सम धन ग्राम, सम धन ग्राम, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहां पर आपका हो जाएगा राइट, बी नंबर, ठीक है। अगला पूछा गया है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर देखो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कौन सा आनी,
तो आने अगर आप लगाओगे तो नहीं हो सकता है ना, नि केवल लगाओगे तो नहीं होगा। देखो इसका एक मूल शब्द निकलेगा सावधान, क्या निकलेगा, मूल शब्द निकलेगा सावधान। अब सावधान आ गया है तो ये तो एक शब्द निकला गया, इसका मतलब बड़ी ई बच रही है, तो बड़ी कहां पर है, ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, एक मूल शब्द जरूर निकलेगा जिसका अर्थ निकलेगा, और जो अर्थ नहीं निकलेगा वही आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो इस प्रकार से सावधान निकल गया, ये आपके यहाँ पर प्रत्यय बच गया। अगला पूछा गया हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं कितने, तो 11 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने बेसिक वाले में बताया था कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या क्या होती है, तो आपकी 11 होती है। 32 का ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला दिया है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, बताइए कोई क्रिया कर रहा है क्या, सोना भी एक क्रिया है यहाँ पर। देखो हमने बताया था जैसे क्या है कि जैसे सोना है ना, क्या सोता है, हमने बताया था क्रिया में क्या से प्रश्न कीजिए, आपका जवाब आपके हाथ में मिल जाएगा। क्या सोता है तो आप बोल सकते हैं कि क्या सोता है, नहीं बोल सकते ना, इसका मतलब है कि ये क्रिया जो हो रही है वो बिना कर्म के ही हो रही है, और बिना कर्म के हो रही है इसका मतलब है कि आपकी अकर्मक क्रिया हो रही है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने होते हैं, तो आपका 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है। यहां पर सर्वनाम की कुल संख्या होती है 6, कितनी होती है, 6 होती है, ऑप्शन पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 35 में अगर आप देख पाएंगे तो वह एक सप्ताह यहाँ तो होगा नहीं है, तो यहाँ पर बाद शब्द है, जो बाद शब्द है ये आपका विशेषण हो जाएगा क्योंकि समय को भी दर्शाएगा और क्रिया के साथ भी है, तो अर्थात यहाँ पर आपका बाद बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। ये भी देखो काफी अच्छा प्रश्न आपका है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध वाचक दिया है। सेनाएं तो संबंध आपका होगा नहीं है, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र दिया है, फिर आगे दिया है, फिर आपका बढ़ी दिया है। तो देखो यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है आगे बढ़ी, क्या बोली आगे, आगे मतलब क्या है, तभी तो बोलेंगे संबंध दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपके यहाँ पर 36 का कौन सा हो जाएगा, आपका सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक है, संख्यावाची तो देखो हो नहीं सकता है, परिमाण दिया है, फिर सार्वनामिक दिया है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक स्थान की बात कर रहा है ना, तो पर्वतीय क्षेत्र जो आपका एक स्थान की बात करेगा तो आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर गुणवाचक, है ना। तो 37 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया, है ना, समुच्चय मतलब क्या हुआ, दो को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, तो आपका और जोड़ रहा है, तो और ही आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, समुच्चय बोधक शब्द कौन हो जाएगा, सी नंबर और हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, और अगर विशेषण की बात करेंगे तो आगरा है, चमकीला है, कुछ है और आपका लिखना। तो देखो यहाँ पर आपका चमकीला क्या है भाई, चमकीला, ऑप्शन बी यहाँ पर चमकीला जिसका भी जवाब है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा गया है हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय मैं क्या करूं, तो देखो हाय किस में लगा है, यहाँ पर देखो विस्मय किसके साथ लगा है, विस्मय लगा है हाय के साथ। ठीक है, हाय दैया, तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, हाय शब्द जो आपका है ये विस्मय बोधक शब्द आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला पूछा गया है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए 41 का जवाब दीजिएगा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखो विशेषता बताते हैं, ये नहीं पूछा गया है कि संज्ञा के स्थान पर बोले लिखे जाते हैं, यहाँ पर पूछा गया है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता, अगर ये पूछा जाता है संज्ञा के स्थान पर बोले लिखे जाते हैं, तब वहां पर आपके सर्वनाम हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है उसकी विशेषता बताते हैं, तो विशेषता आपका हो जाएगा विशेषण। तो 41 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर होगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगले हैं उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो यहां पर कह सकते हैं, तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब किसी शब्द के मध्य नहीं, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका सी हो जाएगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है जो आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। यहां पर दिया गया है 46, यहां पर दिया गया है 46, 46 किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो आप इंग्लिश हिंदी सब कुछ जानते हैं, लेकिन हिंदी में भी आपको दिया गया है, तो 46 देखो 46 ला में जो आपका होता है बड़ी की मात्रा होगी, तो आपका हो जाएगा 46, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर 46 बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई आप लोग लाइक शेयर बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने लोग अभी जुड़े हैं थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम से आ जाया करे। ठीक है, और ज्यादा लोग होते हैं तो आपको भी आनंद आता है और हमें भी आनंद आता है। ठीक है, एक बार जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए
कर दिए। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का पर्यायवाची अनीक है ना। अनीक का पर्यायवाची देखो, अर्जुन तो होगा नहीं, अग्नि भी नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सेना। सेना के भी आपके होते कटक होता है, कटक भी बहुत बार पूछा गया है, अनीक भी पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, कपड़ा का पर्याय। देखिए, कपड़ा का पर्याय दिया है चलन, है ना, चलन से कोई मतलब नहीं है। गगन दिया है, जंगल दिया है, वसन, वसन मतलब कपड़ा होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वसन बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा है उज्ज्वलन। क्या पूछा गया है, उज्ज्वलन पूछा गया है। तो उज्ज्वलन यहां पर देख लेते हैं, तो आपका ये देखो, आपका झ लगा है, तो आपका होगा नहीं है। यहां पर उज्ज्वल शब्द आपका ये गलत है, और उज्ज्वलन ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। यहां पर आपका उज्ज्वलन सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, उभय और आपका अभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। उभय और आपका अभय और उभय, है ना, अभय और आपका उभय। तो अभय मतलब क्या होता है, अभय मतलब होता है निर्भय, और उभय मतलब होता है दोनों। उभय मतलब कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन ये कह सकते हैं, आपका दोनों होगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, निर्भय, और आपके यहाँ पर दोनों। जवाब आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, आकाश का विलोम शब्द बताइए। आकाश का विलोम पूछा है, तो आकाश का विलोम क्या बनेगा। आकाश का विलोम देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। इतना सरल प्रश्न है, देखते हैं किसका जवाब सही आएगा 48 में। चलिए, 48 का बी आ रहा है, देखो 48 का ए भी आ गया है ना, हम जान रहे थे किसी न किसी का ए तो आएगा ही। तो यहाँ पर देखो आकाश दिया है, तो भाई आकाश क्या होता है, पाताल होता है। आकाश का होता है पाताल होता है, तो आपका राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, आकाश का पाताल होता है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है अली और आपका अली, अली और अली। तो देखो यहाँ पर अली दिया गया है और आपका अली दिया है, इसका मतलब अली मतलब क्या होता है, सखी होता है। अली मतलब क्या होता है, सखी होता है। ठीक है, अली मतलब क्या होता है, तो आपका भौरा होता है। क्या होता है, भौरा होता है। तो इस कारण से जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भौरा और आपका सखी हो जाएगा। तो एक साथ आपका जवाब मिल गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विलोम क्या होता है। चलिए 50 का जवाब दीजिएगा, पृथ्वी का आपका विलोम क्या बनेगा। तो भाई पृथ्वी है, तो पृथ्वी है, तो आपके पास जवाब कौन हो जाएगा, तो भाई पाताल में मत पहुंचिएगा। अब देखिए पृथ्वी है, तो भाई पाताल में तो पहुंचना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जवाब कई लोगों के आ रहे हैं, यहाँ पर बी भी आ रहे हैं, है ना। तो भाई आप पृथ्वी का पाताल नीचे और थोड़ा पहुंचोगे, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आकाश, तो आकाश पाताल, आकाश पाताल, तो यहाँ पृथ्वी पृथ्वी और आकाश। ठीक है, पृथ्वी और आकाश हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है, 50 का बनेगा ए नंबर, पृथ्वी और आपका आकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष शब्द क्या है। विशेष पूछा गया है, मतलब जिसकी विशेषता बताई गई है। विशेषता बताई गई है, बड़ा घर है ना। आपसे बोलेंगे बड़ा घर है, तो कह सकते हैं बड़ा क्या है यहाँ पर, तो ये तो कह सकते हैं आपका हो जाएगा विशेषण। तो घर शब्द है, आदमी और आपका वस्त्र, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घर, आदमी, वस्त्र, ये आपका हो जाएगा विशेष। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है, वाच्य होते हैं, वाच्य होते हैं, वाच्य होते कितने होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कृत्यवाच्य, फिर पढ़ा होगा कर्मवाच्य, फिर पढ़ा होगा आपका भाववाच्य। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। भाववाच्य पूछा गया है, भाववाच्य कौन सा है, कह रहे तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे। फिर है अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएं। तो देखो हमने आपको बताया था अब चला जाए एक भाव को दर्शाता है, तो यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, अब चला जाए। ठीक है, अगला पूछा गया है कि छक्का पंजा करना, मोहरे का सही अर्थ क्या होगा। छक्का पंजा करना, छक्का पंजा करना, इसका मतलब है कि आपसे दिया गया झगड़ा लगाना नहीं, ओछी हरकत। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ओछी शब्द लिखा होना चाहिए, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो यहां पर आपका बी हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना छक्का पंजा करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। सममात्रिक छंद मतलब कह सकते हैं कि जितने भी आपकी कह सकते हैं क्या होती हैं, चरण होते हैं, तो चरण में सभी मात्राएं बराबर होना चाहिए। तो सभी बराबर आपकी इसमें दोहा में तो होती नहीं है, ना ही सुठम होंगी, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चौपाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, अगला पूछा गया है, कह रहे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यहाँ पर उप दिया गया है, उप दिया है, और उप जो आपका है ये कैसा उपसर्ग है, हमने आपको ऐसा नहीं पहली बार बता रहे हैं, बहुत पहले बार बताएं, मतलब बहुत पहले और भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका उप है, ये आपका होता है आपका ये नंबर, ये तत्सम उपसर्ग है। कैसा है, तत्सम उपसर्ग है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर। ठीक है ना, उप जो शब्द होता है इसका मतलब छोटा, तो एक अर्थ आपका हो गया संस्कृत रूपी में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है।
तो देख लेते हैं। देखो सरस्वती का पर्यायवाची वाणी होता है, वीणा पाणी भी होता है, शारदा भी होता है ना, शारदा भी होता है, लेकिन कमला नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? कमला नहीं होता है। तो आपके सामने जवाब आ गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो देखो रेल यहाँ पर आपकी कैसी है? रेल आपके यहाँ पर इंग्लिश शब्द आपका है, ठीक है ना, और गाड़ी आपके यहाँ पर हिंदी शब्द है। जब दो भाषाओं से कोई भी शब्द बनता है वो संकर शब्द हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पौधा अगर दो टहनियों को काटकर बनाया गया है तो वो आपका संकर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जवाब डी हो जाएगा, संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समुच्चय बोधक को कहते हैं। चलिए 59 का जवाब देना है। समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को कहते हैं अभिकारी कहते हैं या विकारी कहते हैं, या आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए तो जवाब यहां पर आ रहे हैं। चलिए किसी लोगों का जवाब सी आ रहे हैं, किसी का बी भी आ रहा है। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं समुच्चय बोधक। ये बताइए समुच्चय बोधक क्या विकारी भी हो सकता है या विकारी दोनों एक साथ हो सकता है? तो एक ही चीज लगाइएगा भाई, ऐसी चीज में एक ही लगाना है। और ये भी आप क्या लगाएंगे? यहां पर लगाएंगे अविकारी। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अविकारी। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, यहां पर देख लेते हैं ऋतु, फिर दिया पंडित, फिर दिया हंस, फिर आपका आचार्य। तो यहां पर देख सकते हैं ऋतु। ऋतु कैसी है? तो आप बोलेंगे ऋतु आपकी सर्दी ऋतु है ना, शरद ऋतु है, शरद ऋतु है। इसका मतलब है कि यहां पर आपका जवाब ए हो जाएगा, ऋतु। हंस कैसा होता है? हंस कैसा होता है तो ऋतु हो नहीं सकता है। ठीक है, पंडित कैसा है, आचार्य कैसा है ना, तो इसका मतलब है ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा। अगला पूछा गया है हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं कितने होते हैं? तो भाई हिंदी में वचन होते हैं कितने? दो होते हैं। एक होता है कौन सा? एक वचन, फिर आपका बहुवचन। द्विवचन आपको मिलेगा संस्कृत में। ठीक है, मतलब संस्कृत में आपके होते हैं वचन तीन, लेकिन हिंदी में होते हैं दो। ठीक है, अगला पूछा गया है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधि। अधि यहां पर देखो, अधि और मानता, तो मानता शब्द एक मूल शब्द आ गया। इसका मतलब है कि आपका अधि जो आपका है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है इच्छु का तद्भव रूप क्या है? इच्छु का तद्भव रूप, तो देखो यहां पर इच्छु दिया है और छा का परिवर्तन आपके तद्भव में खा हो जाता है। ठीक है, अगर तत्सम दिया है छा और इसका आपका तद्भव बनाएंगे तो आपका खा हो जाएगा, तो इच्छु का हो जाएगा, खा हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइएगा। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपको बताना है। तो यहां पर आपका दिया गया है उ, द और ये, इसका मतलब ये एक साथ हो गया, बड़ा अलग गया तो इसका ना पूरा हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तो सही दिया है। चलिए यहाँ पर देखो ये तो आपका होगा नहीं है, फिर आपको यहाँ पर दिया गया है उ, द, यू, ब या ना। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखो ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं यहाँ पर कौन से, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही कर दिए गए हैं। ठीक है, ए और सी दोनों ही सेम टू सेम लिखे हैं, यहाँ पर सेम टू सेम लिखे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों ही सही आपको करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं किसी में कोई त्रुटि नहीं की गई इन दोनों में। ठीक है, सेम टू सेम लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका ए और सी दोनों ही एक जैसे सेम ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है सरयूर में संधि कौन सी है? सरयूर में कौन सी संधि है? सरयूर में दिया है सरयूर में, तो देखो सरयू धन ऊर में बनेगा। इसका मतलब है कि छोटू यू, छोटा ऊ और जो आपका बड़ा होता है तो वो आपका होता है दीर्घ संधि में। किसमें होता है? दीर्घ संधि में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि बन जाएगा। ये भी आपका राइट आंसर आपका हो चुका है, जवाब बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समाज का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो वो आपका कौन सा होता है? तो देखो दिग होता है संख्यावाची, ये तो होगा नहीं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद आपके प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में तो विशेष विशेषण होता है, तो इसका मतलब है आपका जवाब डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका बनने वाला तीसरा पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? देखो अभी हमने बताया था विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, अभी हमने इसके ऊपर देखो बताया है, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो ऑफलाइन वीडियो देखेंगे वो भी जवाब दीजिएगा और आप जवाब दीजिएगा। चलिए अगला है प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय होता है वो क्या होता है? चलिए देख लेते हैं प्रत्यय आपका जवाब क्या बनेगा। 68 नंबर में जवाब देना है, 68 का जवाब देना है। 68 का जवाब ए आ रहा है, किसी का यहाँ पर और भी कुछ आ रहा है? चलिए 68 में और कोई किसी का ऑप्शन नहीं है। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, शब्दांश होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था अधिमानता, क्या बोला था? अधिमानता हो गया, और जैसे जिंदगी भी था, तो मतलब एक शब्द निकला था ना, मुख्य शब्द निकला था, इसका मतलब आपका शब्दांश होता है। अगला पूछा गया लिप की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, इन तीनों में। तो देखो लिप मतलब होता है लिखना, लिप मतलब होता है लिखना, और लिखना होता है, इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भाषा लिखने में। ठीक है, अगला पूछा गया है खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली आपकी कहाँ है? तो आपकी हिंदी की जो आपकी बोली है कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के 5 पार्ट हो जाते हैं, और उस 5 पार्ट में तो आपका होता है खड़ी बोली, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी आपकी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? लाइक शेयर बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए भाई, लाइक शेयर कम मत करिए, जल्दी से बढ़ाते रहिए,
है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां कितनी है, तो आपके स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे, स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे तो कुल आपके कितने हो जाएंगे, आपके 52 हो जाएंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता यहाँ पर जो 44 दिया है, क्योंकि 44 वाला क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, बोला जाता है कि अगर संयुक्त को ना मिलाया जाए, संयुक्त को ना मिलाया जाए तो आपकी संख्या कितनी हो जाती है, तो आपकी 44 हो जाती है। संयुक्त आपके क्या होते हैं, संयुक्त आपके 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं और 4 होते हैं संयुक्त स्वर। ये 4 को हटा लोगे तो कितने बनेंगे, 44। जब बोला जाए कि संयुक्त व्यंजन को हटाने पर वर्णों की संख्या तब आपकी 44 होती है, याद रहेगा। चलिए, अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ पर जो 33 होते हैं तो व्यंजन तो आपके 33 होते ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर आपके कौन होता है, 72 नंबर में मध्य स्वर। तो देखो हमने बताया था जीव में, अभी इसी वीडियो में बताया था कि जीव के आधार पर आपके 3 वर्ड होते हैं, 3 प्रकार के। मध्य स्वर में जो आपका आता है कौन आता है, तो आपका जो छोटा होता है यह आपका मध्य स्वर होता है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। यहाँ पर जो आपका आ है ये मध्य स्वर हो जाएगा, जीव के मध्य भाग से निकलता है। जब बोलते हो तो थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जीव में हल्का सा गड्ढा हो जाता है जब इसको बोलते हो, ठीक है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा कि कंठ वर्ण में का होता है, खा होता है, का खा गा जा झा होता है। लेकिन एक चीज और भी बताया था हमने कि जो आपका छोटा आ होता है, जो छोटा आ होता है, साथ में आपके यहाँ पर हा होता है, विसर्ग जो आपके होते हैं ये भी आपके किस में आते हैं, कंठ वर्ण में होते हैं। तो ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। वहीं पर जो आपका ये दिया है छोटी छोटी और आपका बड़ी किस में होते हैं, ये होते हैं तालु में। तो ये दिया गया है आपका तालब वाला दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया था कंठ, तो कंठ वाला आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है राधन माँ का रूप क्या है, राधन माँ का यहाँ पर रूप पूछा है। तो यहाँ पर देखो पूछा है राधन माँ का रूप क्या बनेगा। तो इसका रूप आपका बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर 74 का जवाब आपका बनेगा सी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा, क्योंकि इसमें से आप जब निकालेंगे तो रा इसमें से पूर्ण वर्ण बन जाएगा, इसमें से रा क्या निकलेगा, पूरा का पूरा वर्ण निकलकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और माँ आपका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर होते हैं 2, प्रयोग के आधार पर होते हैं 2 होते हैं। अब ये 2 कौन से होते हैं, एक होता है सार्थक होता है, एक होता है निरर्थक होता है। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है, और निरर्थक मतलब होता है जो अर्थ न निकलता हो। जैसे आपका रोटी, रोटी का अर्थ निकल, रोटी ओटी है ना, रोटी ओटी दो भाई, तो रोटी का अर्थ निकला मतलब ये सार्थक है, ओटी आपका निरर्थक हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है, किस धातु से भाषा बनी है। तो भाषा बनी आपकी किससे, भास धातु से बनी है, भास धातु से बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भास हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, धातुष्मा में कौन सी आपकी संधि है, धातु धन ऊष्मा। क्या बनेगा, धातु धन ऊष्मा बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका धातु धन ऊष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर वायु का दीर्घ वाला आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है कि प्रा में, देखो प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है। 78 वाले में देखते हैं कि जवाब किसका यहाँ पर सही हो जाएगा, 78 में देखते हैं जवाब किसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर आ रहा है और किसी का सी भी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए मानते हैं कि बी और सी आप लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो आपसे कह रहा है कि प्रा दिया है, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा आपका निकलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर रा हटाओगे, रा हटाओगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रा तो पूरा है बोलोगे, रा आधा तो हो नहीं सकता है, रा तो आधा हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि पा जो आपका है, पा जो आपका है यहाँ पर अधूरा वर्ण है। तो आपका 78 का जवाब आपका बनेगा बी। यहाँ पर रा जो आपका है ये आपका पूर्ण वर्ण बन जाएगा, रा जो आपका है ये पूर्ण निकल कर आएगा, और जो आपका कह सकते हैं पा है वो आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। तो अभी आपने देखा था प्रत्यय पूछा गया था, यहाँ पर आपका उपसर्ग है। तो आपके दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही आपके होते हैं शब्दांश, शब्द से ही तो निकाले जाते हैं ना, शब्द से ही तो निकाले जाते हैं। लोग गलती करके आते हैं इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लोग गलती करके आते हैं, बहुत बार गलती करके आते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए उपसर्ग क्या बोलते हैं, यहाँ पर शब्दांश बोलते हैं, और प्रत्यय को भी शब्दांश बोलते हैं, क्योंकि शब्द के आगे और पीछे तो निकाले जाते हैं, इसलिए शब्द आपका बन जाएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर कह रहा है, कौन सा कह रहा है, कह रहा है आपसे पनही का तत्सम शब्द क्या है, पनही शब्द का तत्सम रूप, पनही शब्द का तत्सम रूप पूछा है। तांबुल दिया है, पर्ण दिया है, पर्णही दिया और आपका उपना दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, पनही का। पनही का होता है, क्या होता है, ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। जिन्होंने पढ़ा है तो बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि पनही का तत्सम होता है उपना होता है, क्या होता है, उपना होता है। ये रट लीजिएगा, ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपके यहाँ पर आप कह सकते हैं फुल कंप्लीट होती है। और देखो ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रश्न समझ में भी ना आया हो, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि प्रश्न समझ में नहीं आया है, सभी आपको समझ में आ रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है।